हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था पर्यावरणीय अध्ययन और उसमें मैं 2 नंबर वाले प्रश्न आपको पढ़ा रहा था जिसको आपको 50 शब्दों में लिखना रहता है। तो अभी तक मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए थे 2-2 नंबर वाले। ओके, और ऐसे प्रश्न कराए थे जो आने के चांस रहते हैं, जिनके वो प्रश्न मतलब आ सकते हैं। तो इसलिए पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, फिर इस दूसरे वीडियो को देखिए। आज भी हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने कर लिया था, हम लोग को करना है 11 नंबर प्रश्न से। ओके, पारिस्थितिकी क्या है? पहला क्वेश्चन आज का है, पारिस्थितिकी क्या है। देखिए, 2 नंबर में आपको मतलब 50 शब्दों में लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है कि पूरा एकदम आप 200 शब्दों में लिख दिए, बस 50 शब्द के अंदर ही होना चाहिए तो ठीक रहे। देखिए, पारिस्थितिकी को इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। वास्तव में अर्नेस्ट हैकेल ने जिस शब्द का प्रयोग किया वह था ओइकोलॉजी। ओके, इतना लिख देना है। फिर आपको पारिस्थितिकी की डेफिनेशन लिख देनी है। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों और भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इतना आपको लिख देना है, 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। बस पहले आपको लिख देना है भाई, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ओके, लेकिन अर्नेस्ट हैकेल ने देखिए, इकोलॉजी शब्द का इन्होंने प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने किया था ओइकोलॉजी, लेकिन बाद में उसका संशोधन होते होते इकोलॉजी हो गया और इन्होंने प्रयोग में लाया था ओइकोलॉजी। ओके, बाद में वो इकोलॉजी हो गया। फिर यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख देनी है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण आप समझ सकते हैं भाई, किसी भी बंजर भूमि का मरुस्थल में बदल जाना मरुस्थलीकरण है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वनों की बहुत ज़्यादा कटाई कर दी गई, पेड़ पौधे काट दिए गए, या किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, बहुत समय तक बारिश नहीं हुई, तो फिर वो मरुस्थल में बदल जाता है। ओके, तो वही सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। देखिए, मरुस्थलीकरण जमीन के खराब होकर अनुपजाऊ होने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अनेक कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। मतलब जो शुष्क, अर्धशुष्क, निर्जल, अर्धनम जमीन है, जब वो रेगिस्तान में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मरुस्थलीकरण। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास होता है। अधिक चराई क्यों होता है? अधिक चराई मतलब बहुत ज़्यादा आपने जो है घास वगैरह वहाँ की गायों को चरा दी। आग में वृद्धि, मान लीजिए कभी आग लग गई, ओके, तो आग गर्म होता है ना, तो वहाँ का जो भूमि होती है वो काफ़ी मतलब उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। वनों की कटाई, मिट्टी में लवणता, जलवायु परिवर्तन, ये सब मरुस्थलीकरण के कारण है। तो इतना आपको लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आपका है, जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। देखिए, जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैव और विविधता। जैव का अर्थ है जीवन और विविधता का अर्थ है विभिन्नता। जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। तो जैव विविधता पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लॉन्ग वीडियो। ओके, क्योंकि जैव विविधता लॉन्ग में भी पूछ लेता है 500 शब्दों में, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया है, आप चैनल पर जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, जैव विविधता पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। अब यहाँ बात करते हैं जैव विविधता होता क्या है, 2 नंबर में कैसे लिखें। तो देखिए, जैव विविधता, जैव का मतलब जीवन और विविधता का मतलब विभिन्नता, यानी कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में जो विभिन्नता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। इतना ही लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं वहाँ भी मिल जाएगी, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप आप वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर एक बार मैं सेंड कर देता हूँ ना तो सबको मिल जाता है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर बार बार सेंड करना पड़ता है, तो इसलिए आप टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिए तो सही रहेगा। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य का मतलब खाद्य यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जैसे अनाज वगैरह होगा, भाई इसकी सुरक्षा क्या है, ये क्या है?
देखिए, खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जनमानस के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता। ओके। खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थों को उपभोक्ता तक सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है पहुंचा करके। भाई जो गरीब दुखिया, जैसे आप देखते हैं सरकार ना कई सारी योजनाएं चलाती हैं, सभी को फ्री राशन दिया जाता है गरीबों को। तो ये सब क्या है, ये सब खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब यही है कि भाई सभी को सुनिश्चित तौर पर खाद्य पदार्थ भेजा जाए और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर भेजा जाए, मतलब पौष्टिक आहार दिया जाए उनको, सभी उपभोक्ता तक वो सारी चीज़ें पहुँचे। ओके। तो खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जनमानस के भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है, मतलब उनको उपलब्ध हो जाए। खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले, मतलब सुरक्षित भी रहे, सड़ा बड़ा पदार्थ ना रहे। ओके। सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थों को उपभोक्ता तक पहुंचाकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, इसे ही बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। फिर अगला प्रश्न है 15 नंबर का, इसमें आपको लिखना है ओजोन क्षरण क्या है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओजोन परत समताप मंडल में मौजूद है जो पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जीव जंतु और पेड़ पौधों की रक्षा करती है, लेकिन कुछ जहरीले गैसों खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, जिससे ओजोन परत कमज़ोर पड़ रही है। इसे ही ओजोन क्षरण कहते हैं। बस इतना लिख देना, आसान लैंग्वेज में है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। जीवोम क्या है। 16 नंबर प्रश्न है जीवोम। इसी को हम इंग्लिश में बायोम बोलते हैं। ओके। तो चाहे बायोम पूछे चाहे जीवोम, एक ही चीज़ आपको लिखना है, एक ही आंसर लिखना है, अलग अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। इंग्लिश में इसको बायोम बोलते हैं, हिंदी में जीवोम। देखिए, जीवोम धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिनके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीव यानी कि पौधे और प्राणी की समानता हो। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे जीव जंतु लगभग लगभग समान हैं, तो उस बड़े क्षेत्र को हम बोल देते हैं जीवोम या बायोम। जैसे बायोम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सवाना बायोम, रेगिस्तानी बायोम, सागरीय बायोम, टुंड्रा प्रदेश बायोम। ओके। तो आप देखिए टुंड्रा में आप जाएंगे तो वहाँ की वनस्पतियाँ और वहाँ के जीव जंतु अलग होंगे, मतलब समझे, वहाँ के एक विशेष क्षेत्र में अलग प्रकार के, तो वो एक अलग क्षेत्र हो गया, तो उसको हम बोलेंगे टुंड्रा बायोम। या फिर आप रेगिस्तान में चले जाइए तो वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो अलग होते हैं। ओके। मतलब वहाँ आप देखेंगे ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं बहुत मतलब कटीले वाले होंगे, झाड़ी टाइप के पेड़ पौधे होंगे, जो जीव जंतु होंगे वो बहुत मतलब ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं, और रेगिस्तान बालू में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वही पाए जाते हैं, जहरीले जीव जंतु। ओके। तो रेगिस्तानी बायोम अलग होगा। सागरीय बायोम में आप देखिए पेड़ पौधे जो सागर में होते हैं और तमाम प्रकार के उसमें मछलियाँ वगैरह होती हैं। सवाना बायोम, सवाना आप जानते हैं अफ्रीका में एक घास का मैदान है, तो वहाँ पर जो जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका अपना अलग एक सिस्टम होता है। तो ऐसे ही बायोम कई प्रकार के होते हैं। ओके। मान लीजिए अब यहाँ मान लीजिए टुंड्रा बायोम है, तो यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाएंगे या पेड़ पौधे पाए जाएंगे उनमें समानता होगी। फिर यहाँ दूसरा मान लीजिए आपका सागरीय बायोम है, तो यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाएंगे उनमें समानता होगी। तो वही चीज़ डेफिनेशन में यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए जीवोम धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिनके सभी भागों में मौसम, भूगोल, निवासी जीव मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले जीव चाहे पेड़ पौधे हों या कोई प्राणी हो इनमें समानता होती है, तो ऐसे क्षेत्र को बायोम या जीवोम कहते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है सतत विकास क्या है। सतत विकास एक ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सतत विकास एक प्रकार से समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का संतुलित एकीकरण है। समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये जो वर्ड है अच्छों को समझ में नहीं आता सतत विकास है क्या। देखिए हम लोग विकास करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं। भाई जो संसाधन है कोयला, तेल, खनिज तेल, लोहा, सोना, चांदी, जितना भी पदार्थ निकलता है हम लोग को संसाधन के तौर पर, उसका हम उपयोग करते हुए विकास करते हैं। लेकिन
यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई सतत विकास हम लोग को करना चाहिए। हम लोग को विकास तो करना है। सतत विकास का मतलब होता है कि भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए कुछ हमको बचा करके रखना है। ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा कोयला, तेल, खनिज उपयोग करके अपना विकास कर लें, फिर आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए कुछ बचे ही ना। ओके, तो भविष्य की सोच करके कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए कुछ बचा करके रखना है और अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करते हुए विकास करना है। ओके, तो इसको बोलते हैं सतत विकास, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के विषय में, उनके भविष्य के बारे में सोच कर अगर हम विकास करें तो इसको बोलते हैं सतत विकास। देखिए लिखा है, सतत विकास एक ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना, मतलब उनसे हम समझौता ना करें, यानी कि उनको बचा करके उनके लिए रखें और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करें और अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर लें भाई। ओके, तो इसको बोलते हैं सतत विकास। अब यहाँ 18 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है। तो मैंने आपको पहला प्रश्न कल के वीडियो में बताया था जब मैंने शुरुआत की थी, तो हाँ मैंने बताया था भौतिक पर्यावरण, ओके, या भौतिक वातावरण। फिर यहाँ सांस्कृतिक, उसका अपोजिट है एकदम। तो मैंने आपको भौतिक पर्यावरण में ये बताया था कि जो चीज़ें मनुष्य ने नहीं बनाई है, जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं, जिस पर सीधा सीधा किसका नियंत्रण है, प्रकृति का, वो सारी चीज़ें भौतिक पर्यावरण होती हैं। जैसे जलवायु, तापमान, मृदा, पर्वत, पठार, मैदान, उच्चावच, स्थिति, ये सब क्या है, भौतिक पर्यावरण। और उसका अपोजिट एकदम सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, मतलब जिसको मनुष्य ने बनाया है, जिस पर मनुष्य का नियंत्रण है, उसको बोलते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। जैसे देखिए, मानव द्वारा निर्मित कारकों की प्रभावशीलता को सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे भवन, मार्ग, नगर, परिवहन, संचार, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य। अब ये सब क्या है भाई, नगर, मार्ग, परिवहन, परिवहन का मतलब आने जाने के साधन, चाहे ट्रक, बस, गाड़ी, कुछ भी हो, या भवन, घर, ये सब किसने बनाया, मनुष्य ने। तो ये सब क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण है। देखिए, सांस्कृतिक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। सांस्कृतिक को मानवीय पर्यावरण भी कहते हैं। इसमें समस्त मानवीय क्रियाओं, दशाओं, सांस्कृतिक भूदृश्य को सम्मिलित किया जाता है। बस 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। 19 नंबर का प्रश्न है, भूस्खलन क्या है। जब चट्टानें प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों से चटक जाती हैं तो गुरुत्व बल के कारण टूटकर धराशायी हो जाती हैं, जिसे भूस्खलन कहते हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, निर्माण कार्य, वन अपरोपण, यहाँ लिखा है वन अपरोपण। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अपक्षय तथा अपरदन भूस्खलन के कारण। भाई आपने देखा होगा कभी कभी कि पहाड़ी एरिया में कभी कभी पहाड़ पूरे के पूरे एकदम गिर जाते हैं टूट कर। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, भूस्खलन। कभी कभी आप देखते हैं कि भाई पूरी की पूरी जो ज़मीन है वो धंस गई, तो उसको बोलते हैं भूस्खलन। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है कहीं तब होता है, या कभी कभी ज्वालामुखी, भूकंप आता है, या हम कहीं मान लीजिए कोई निर्माण काम कर रहे हैं, ओके, सड़क वगैरह बना रहे हैं, बहुत गहरी गुफा टाइप की, नीचे का मतलब कुछ खुदाई वगैरह करते हैं ना, तो जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो फिर वो चीज़ उत्पन्न हो जाती है। यही सारे भूस्खलन के कारण हैं। जैसे कभी कभी हम वनों की बहुत ज़्यादा कटाई कर देते हैं, तो जब वन कट जाते हैं, मान लीजिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अगर नहीं रहेंगे तो मिट्टी ढीली हो जाती है, ढीली मतलब भुरभुरी हो जाती है, फिर वो उसमें भूस्खलन हो जाता है। अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो मिट्टी को उसकी जड़ें हैं ना बांध कर रखती हैं, पकड़े रहती हैं, तो फिर भूस्खलन नहीं होता। इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे लगाइए ताकि मिट्टी बंधी रहे। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो ये मिट्टी ढीली हो जाती, फिर भूस्खलन जैसी प्रक्रिया हो जाती है। ओके, अपक्षय पर्दन का मतलब जानते ही आप। फिर यहाँ पर आपका जो आज का लास्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषक के कारक। भाई वो कौन कौन से कारक हैं, कारक का मतलब किसके कारण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण खासकर यहाँ बता रहा है आपको। तो देखिए, वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख कारक हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत और एक मानवीय कारक है, मानवीय स्रोत। जैसे प्राकृतिक स्रोत से उत्पन्न प्रदूषकों में ज्वालामुखी से उत्पन्न धूल, राख, गैस आदि, पशुओं तथा पौधों की जो सड़ी गली पदार्थ हैं, ये भी वायु प्रदूषक के कारक होते हैं। तो ये सब प्राकृतिक कारक हैं। ओके, मतलब जैसे ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे धूल, गैस, तमाम प्रकार के कण निकलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायु को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत या कारक हैं। अब मानवीय कारक भी हैं, जैसे यहाँ देखिए, कारखाने से निकलने वाला जो धुआं वगैरह होता है, वाहन से निकलने वाला, ओके, तापगृह, नगरों
का कचरा, गंदा जल, ये सब क्या है, ये सब भी तो प्रदूषण के कारण हैं। तो ये 20 प्रश्न हो गए आपके टोटल। 10 मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था, 10 सेकेंड पार्ट में, अगले पार्ट में भी 10 करेंगे, ऐसे 10-10 करके मतलब टोटल आपको 50 प्रश्न करने हैं, जिनमें से आपका लगभग 20 हो ही गया, 50-55 जो भी होंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी 3-4 वीडियो इसके आएंगे। ओके, 4-5 कह लीजिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए।